नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत और शुरुआत हम करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज, पीएफआई से आरएसएस की तुलना पर पटना एसएसपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह को नोटिस मिला है। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। पटना एसएसपी को 48 घंटे के अंदर इस पर जवाब देना होगा। बीजेपी ने पटना के एसएसपी को हटाने की मांग की थी। पटना के एसएसपी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। 48 घंटे के अंदर एसएसपी मानवजीत सिंह को जवाब देना होगा। बारी शरीफ में हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसटीपीआई, उनके कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की गई है। हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। तो पीएफआई से आरएसएस की तुलना, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया से आरएसएस की तुलना पड़ गई महंगी। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह को नोटिस मिला है। 48 घंटे के अंदर एसएसपी मानवजीत सिंह को जवाब देना होगा। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आखिर ऐसा बयान क्यों दिया, एडीजी ने एसएसपी से पूछा है। और बीजेपी ने पटना एसएसपी को हटाने की मांग की थी क्योंकि उन्होंने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर डाली थी। आरएसएस से कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की तुलना करने वाले पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को पुलिस मुख्यालय ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों से 48 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है। बुधवार को 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए ढिल्लों ने पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी थी। मॉडल था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। आरएसएस से कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की तुलना से बीजेपी आग बबूला हो उठी। गुस्से में लाल हुए बीजेपी नेता पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पर हमलावर हो उठे। प्रवक्ताओं की टीम माफी की मांग पर अड़ गई। विभागीय कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई। आरएसएस की तुलना उसने आतंकवादी संगठन से की है। उसको आप एक आतंकवादी संगठन से तुलना कर रहे हैं, ये उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स राजनीति से परे और किसी भी वैचारिक विचारधारा से के इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से परे माने जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पटना एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन से की है। पीएफआई का तुलना आरएसएस जैसे स्वयंसेवी संस्था, राष्ट्रभक्त संस्था से की है। ये अपना इंटेलिजेंस जो फेल हुआ है उसको छिपाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से ठीक पहले पटना से पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे। फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार सिन्हा के मुताबिक इन संदिग्ध आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। बुधवार आईबी की सूचना के आधार पर मनीष कुमार ने छापेमारी के दौरान 2 संदिग्ध आतंकी हिरासत में लिए। पुलिस की गिरफ्त में आया संदिग्ध आतंकी जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। अतहर परवेज प्रतिबंधित संगठन सिमी का पूर्व सदस्य है। अतहर परवेज सिमी के अभियुक्तों का बेल कराता रहा है। अतहर पीएफआई और एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य है। संगठन की आड़ में ये दोनों देश विरोधी बैठकें करते थे। इन बैठकों में सांप्रदायिकता और देश विरोधी जहर भरा जाता था। छापेमारी में पीएफआई का झंडा, पैम्पलेट, बुकलेट और गुप्त दस्तावेज मिले। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का रोड मैप भी मिला। मुहिम चलाने से संबंधित दस्तावेज मिशन 2047 बरामद किया गया। कट्टरवादी संगठनों ने भारत को ध्यान में रखकर मिशन इस्लाम 2047 तैयार किया है, जिसका मुख्य मकसद 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। मिस्टर जलालुद्दीन जो झारखंड पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, वो और मिस्टर अतहर परवेज खुद के कन्फेशन के हिसाब से और वेरीफाई भी कराया गया है
जो सिमी के बिहार कनेक्टेड एलिमेंट से उनके बेलर रहे हैं और पिछले 2 सालों से उनके कथनानुसार वो एसडीपीआई और पीएफआई की आड़ में लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल अभी तक हम लोग को समझ में आया है वो ये है कि लोगों को रेडिकलाइज करना और मार्शल आर्ट्स के नाम पर लोगों को आर्म्स ट्रेनिंग, वो तलवार और चाकू की ट्रेनिंग देना, जो 6 और 7 जुलाई को हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया है। फुलवारी शरीफ के एसएसपी ने जिन संदिग्ध आतंकियों को देश के लिए खतरा बताया, पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने उस थ्योरी को मामूली बना दिया। जाहिर है बीजेपी ने ढिल्लों के खिलाफ हल्ला बोल दिया, लेकिन सूबे के दूसरे सियासी दल ढिल्लों के बचाव में आ गए। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने ट्वीट किया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी एसएसपी ढिल्लों के समर्थन में उतर आई। पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सवाल दागा कि अगर इस्लामिक स्टेट की बात करना अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत करना कहां से ठीक? देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी। और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। हालांकि यह पुलिस मुख्यालय ने पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस की कोशिश आतंकियों के नापाक मंसूबों की तह तक जाना है। तो सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसमें साफ है कि जो शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर जो इन युवकों को बुलाया जाता था, जो कंटरपत्ती युवक होते थे उन्हें बुलाया जाता था और उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो एसएसपी ने बताया, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में लंबे अरसे से जो जानकारी इकट्ठा की जा रही थी, सोशल मीडिया पे जो नज़र रखी जा रही थी, उसी के दरमियान यह जानकारी मिली थी कि यहाँ संदिग्ध लोग आए हैं जो तमिलनाडु केरल के रहने वाले हैं और उसी के आधार पर पटना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल इसमें कई जांच एजेंसियां, देश की जांच एजेंसियां यहाँ पटना पहुँच चुकी हैं और वो लोग अब रिमांड पर लेकर इन आरोपियों से पूछताछ करने की तैयारी है। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ऊषा, पटना न्यूज़ 24। तो 48 घंटे के अंदर एसएसपी को नोटिस का जवाब देना होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। संसद के दोनों सदनों में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइंस पर मचे सियासी घमासान को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बेमानी बताया है। बिरला ने कहा कि किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, सिर्फ कार्यवाही से हटाए गए शब्दों की लिस्ट जारी हुई है। ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जुमला नंबर 1, गुमराह करना, चमचों के भी। जनता की बेचैनी का जिक्र अब इस अंदाज में शायद ही कभी हो पाए, क्योंकि ये तमाम शब्द अब संसदीय हो गए हैं। संसद में जनता के नुमाइंदों की जुबान पर कैंची चल गई है। मॉनसून सत्र के पहले लोकसभा में और राज्यसभा में इन शब्दों के प्रयोग पर पाबंदी लग गई है। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों की एक लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक अब संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तानाशाह या विनाश पुरुष जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लिस्ट के मुताबिक अब संसद में कोई भी सांसद जुमलाजीवी, लॉलीपॉप, घड़ियाली आंसू, भ्रष्ट, तानाशाह, गद्दार, विनाश पुरुष, अहंकार, तड़ीपार, गुंडों की सरकार, दादागिरी, गुंडागर्दी, नौटंकी, कायर, निकम्मी, संवेदनहीन, बहरी सरकार, पिट्ठू, गिरगिट, जयचंद, शकुनी, चांडाल चौकड़ी, चमचा, चमचागिरी, चेला, मूर्ख, गधा, उचक्के, दंगा, काला दिन, खालिस्तानी, खून से खेती, रक्तपात, दोहरा चरित्र, विश्वासघात, दलाल, असत्य, ठगना, बॉबकट, गुलछर्रा, बेचारा, धोखा खाया हुआ, बहाना, बचपना, कांव कांव करना, गुल खिलाना, ढिंडोरा पीटना, कालाबाजारी, खरीद फरोख्त, गुमराह करना, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, तलवे चाटना, चोर चोर मौसेरे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसे शब्दों, वाक्यों या मुहावरों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी शब्दों की इस फेहरिस्त में कई ऐसे शब्द और मुहावरे हैं जो धड़ल्ले से कहीं भी बोले जाते हैं। यही वजह है कि विपक्षी दल इस लिस्ट से भड़क उठे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसने के लिए असंसदीय वाक्य का एक उदाहरण भी पेश किया। लिस्ट का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, न्यू इंडिया की न्यू डिक्शनरी असंसदीय का मतलब चर्चा और बहस में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से है जो पीएम के कामकाज का सही वर्णन करता है, जिसे अब बोलने पर रोक लगा दी गई है। जुमलाजीवी तानाशाह ने अपनी झूठ और अक्षमता का खुलासा होने पर मगरमच्छ के आंसू बहाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस लिस्ट को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। प्रियंका ने ट्वीट किया,
सरकार की मंशा है कि जब वो भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टाचार को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमलेजीवी नहीं, थैंक यू बोला जाए। संसद में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलनजीवी शब्द किसने प्रयोग किया था? शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, अगर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, सिर्फ वाह मोदी जी वाह। यह पॉपुलर मीम अब सच्चाई होती नजर आ रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने असंसदीय शब्दों की सूची का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, बैठ जाइए, प्रेम से बोलिए। संसद के लिए असंसदीय शब्दों की नई सूची में संघीय शामिल नहीं है। सरकार विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए उन सभी शब्दों को बैन कर रही है जो ये बताते हैं कि भाजपा कैसे भारत को नष्ट कर रही है। उधर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। अब आगे क्या विश्वगुरु। सोशल मीडिया पर गुस्से के इजहार के बाद कांग्रेस नेता मीडिया के सामने भी नामुदार हुए, इस इल्जाम के साथ कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। और इस देश के आज के गृह मंत्री ने खुद किया कि चुनाव के वक्त हम कहते हैं ना, वो करना थोड़ा ही होता है, वो तो जुमले होते हैं। वो बात हम उनको सुनाते हैं। आज आप आजादी आने से आज तक में किसी भी असेंबली ने या लोकसभा या राज्यसभा के हमारे जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में जुमलेजीवी, जुमलेबाज, वो कभी भी अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ है। तोलाबाज को तोलाबाज कहते हैं, जुमलेबाज को जुमलेबाज कहा जाएगा। प्रधानमंत्री बोल सकते, हम नहीं बोल सकते क्या? जो तोलाबाज हमारा लोकल लैंग्वेज में उसको तोलाबाजी कहेंगे। जो जुमलेबाजी है, खुद अमित शाह में सीखा कि जुमलेबाजी क्या होते हैं, तो हम भी जुमलेबाजी बोलेंगे। जुमलेबाजी करते हैं तो जरूर बोलेंगे जुमलेबाजी। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा और एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी असंसदीय शब्दों की लिस्ट को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। कहूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल बरसाकर मारूंगा, क्योंकि उन्होंने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री कर देंगे? समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि रूल्स एंड प्रोसीजर को आप इंप्रूव करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को करिए। क्या ये अनपार्लियामेंट्री नहीं था कि स्पीकर पीछे बैठा है, प्रधानमंत्री सामने बैठा है? अनपार्लियामेंट्री नहीं था ये। किताब लिखने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो जिन्होंने किताब लिखी। आप ज्ञानी हैं, आप सारे देश में ज्ञान बांट रहे हैं, इतनी मोटी किताब छापे आप। नहीं बोल सकती आप, क्योंकि आपको अपनी नौकरी का डर है। बोलेंगे प्रधानमंत्री सामने, स्पीकर पीछे, अनपार्लियामेंट्री, तो नौकरी चली जाएगी आपकी। एक ऐसी अजीब सी लिस्ट सामने आई है जिसमें जुमलाजीवी कहना अनपार्लियामेंट्री हो गया है, लेकिन आंदोलनजीवी कहना अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ। विपक्षी नेताओं के बयान और मीडिया की बहसों में हुए घमासान के बाद लोकसभा अध्यक्ष को प्रेस के सामने आना पड़ा। बिरला ने कहा कि कोई भी शब्द प्रतिबंधित नहीं है, सिर्फ सदन की कार्यवाही से निकाले जाने वाले शब्दों का संकलन जारी किया गया है। पहले इस तरीके की असंसदीय शब्दों की एक किताब निकाली जाती थी। अब क्योंकि संसद के अंदर हमने कोशिश की कि कागज की बचत हो, इसलिए हम इंटरनेट पर डालते हैं इसको। किसी शब्द को बैन नहीं किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि लिस्ट में सिर्फ वही शब्द हैं जिन्हें विपक्षी नेता प्रयोग करते हैं। जहां तक जिन शब्दों को विलोपित करने के विषय के अंदर उसकी एक लंबी प्रक्रिया है और 1954 से ये प्रक्रिया चालू है और 1986, 92, 99, 2004, 2009 में भी ऐसे संकलन निकाले गए। ये कोई आज नहीं निकाले गए। शायद मुझे लगता है कि अगर वो इस डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेते तो देश की जनता में भ्रमित प्रचार न करते। लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया एवं आचार के नियम 380 के मुताबिक अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक या असंसदीय या अभद्र या असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वे सदन की कार्यवाही से उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। हालांकि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें जनता के ज्वलंत मुद्दों पर नुमाइंदे अपनी आवाज बुलंद करते हैं। लिहाजा पहले ऐसे शब्दों की कोई लिस्ट जारी नहीं होती थी, लेकिन वक्त के साथ नुमाइंदे बदले, उनके तेवर बदले
और अब संसदीय परंपरा भी बदलने लगी। 1999 में पहली बार लोकसभा ने एक किताब तैयार की जिसका नाम असंसदीय अभिव्यक्ति रखा गया। 2004 में इसके नए एडिशन में 900 पन्ने थे। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर सियासी बवाल विवाद जारी है और इस सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। उन्होंने सवाल किया कि समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत आखिर क्यों फैलाई जा रही है। उन्होंने मोहन भागवत को संविधान पढ़ने की नसीहत दे डाली। केवल भौतिक अस्तित्व को सर्वाइवल इवन एनिमल सर्वाइव, उसमें क्या है? मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए। आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। क्या आप साउथ की तहजीब को नॉर्थ में फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। क्या आप एक रिलीजन को इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। भारत की खूबसूरती है। अरे भाई, आप इतना डर क्यों रहे कन्वर्जन से? मुझे समझ नहीं आ रहा मोहन भागवत साहब। डरने की बात क्या है? कन्वर्जन तो एक इंसान का चॉइस है ना। चॉइस तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद मोहन भागवत साहब, चॉइस एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। कोई मजहब चेंज करेगा, उससे तकलीफ क्या? आपको क्या हो रही है? कोई भगवान को नहीं मानता, ठीक है। यही तो खूबसूरती है भारत की। और देखिए मोहन भागवत साहब, एक बात याद रखिए, हिंदुत्व में और भारतीयता में बहुत फर्क है। हिंदुत्व में और भारतीयता एक नहीं है मोहन भागवत साहब। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आइए अब देश के राष्ट्रपति चुनाव की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के आदिवासी कार्ड के सामने खुद को कमजोर पा रही कांग्रेस ने अब बीजेपी पर विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए यशवंत सिन्हा ने खुद भी ये आरोप लगाए हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मैं तो इतना निवेदन करूंगा कि राष्ट्रपति के पद में कुछ नहीं रखा है, उनको देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करे मोदी जी, तब ना वो कुछ काम करके दिखाएंगी। क्यों आप यहाँ के 28 आदिवासी विधायकों पर नजर रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग कराएंगे? क्यों? राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का तोड़ वही करेगा ना जो अनश्योर है, जिसको विश्वास नहीं कि हम जीत रहे हैं। किसी भी छल कपट का प्रयोग करो, धनबल का प्रयोग करो, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करो, आप सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन सत्ता हमारे कब्जे में होनी चाहिए। हमारे एक विधायक को उन्होंने फोन किया, कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में है। ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। आज ही कमलनाथ जी आपके यशवंत सिन्हा जी आए हुए हैं और आप उनको समझाना चाहते हो कि काहे को फालतू में चुनाव लड़ गए, मैं अपना परिवार ही नहीं समेट पा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।